आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो ये जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत का जो राजन सीरीज चल रहा है, तो इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में हमने इसके प्रीवियस वीडियो नंबर 4 में हमने शिक्षण के सूत्रों को पढ़ा था, जो कि आप लोग जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे। आगमन एवं निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, मूर्त से अमूर्त की और इसका महत्व हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे इसको और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो इसको डियर फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो प्रश्न नंबर 37 है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग किसे कहते हैं, अथवा शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षण एवं अधिगम दो शब्दों के योग से बना है। शिक्षण यानी कि टीचिंग एवं अधिगम यानी कि लर्निंग। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि टीचिंग का ट्रांसलेट करेंगे तो वो शिक्षण हो जाएगा। अधिगम से अभिप्राय सीखने से है। शिक्षण अधिगम दो पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि शिक्षा के अंगों में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षक जिस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाता है। शिक्षण का अर्थ सिखाना है और अधिगम का अर्थ सीखना है। सिखाने की विधियां तथा पाठ्य सामग्री वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अतः अब यह स्पष्ट है कि शिक्षण में केवल सीखना ही नहीं बल्कि सिखाना भी निहित है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा लिखेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अप्रभावी और अपूर्ण है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य पूरे समाज को निर्माण करना और इस कार्य के लिए उन्हें सराहना और समाज का निर्माण करना। इसके बिना क्या शिक्षा अप्रभावी और अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। प्रश्न नंबर 38 है। लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं और समझते हैं। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को अपने ग्रुप में डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। शिक्षण प्रविधियाँ युक्तियाँ क्या हैं, विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए, यानी कि शिक्षण की क्या क्या प्रविधियाँ हैं, यानी कि टीचिंग की क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या डिवाइसेस हैं, इसका जो भी हैं उसके विभिन्न विधि उसका वर्णन करना है। तो शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्ति है। तो देखिए शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। के प्राप्ति हेतु शिक्षण प्रविधियाँ सशक्त माध्यम होती हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रविधि शैक्षिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट ढंग है। तो शिक्षण प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। तो शिक्षण की कौन कौन सी टेक्निक है, तो टीचिंग टेक्निक देख लीजिए यहाँ पे। यही टीचिंग टेक्निक प्रशिक्षु ट्रेनिंग करने के बाद जब जॉब लगता है तो अपना प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर में एक में जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसको हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या होती है। इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने अपने शिक्षण में भी प्रश्नोत्तर प्रविधि को अपनाया था। इस प्रविधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। दूसरा प्रविधि क्या है, यानी कि शिक्षण की दूसरी टेक्निक क्या है, तो दूसरी टेक्निक है व्याख्यान प्रविधि।
तो किसी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान देना कहलाता है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रकरण को हम उस पर लेक्चर दे रहे हैं तो हमारी व्याख्यान प्रविधि हो जाएगी। यह उच्च स्तर के कक्षाओं हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उच्च कक्षाओं में जैसे होता है। इस प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषय में यानी कि सोशल स्टडीज़ में, भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में किया जाता है। थर्ड है वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि के द्वारा किसी विषय वस्तु, घटना, स्थान तथा दृश्य के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया जाता है। वर्णन प्रविधि में क्या किया जाता है कि कोई विषय वस्तु है, उसकी घटना, वो कहाँ पे हुआ था, स्थान और उसके दृश्य, ठीक है, जो भी स्वरूप है। यह प्रविधि पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। तो वर्णन प्रविधि किस पे आधारित होती है? पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। यह प्रविधि भाषा, साहित्य एवं सामाजिक विषय के शिक्षण में बहुत उपयोगी है। चौथा है विवरण प्रविधि। तो चौथा विवरण प्रविधि, यह प्रविधि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के शिक्षण में उपयोगी होती है। विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, यानी कि विवरण का अर्थ क्या होता है? कोई भी घटना है उसका क्रमबद्ध वर्णन करना। और विवरण प्रविधि किस में यूज़ किया जाता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण प्रविधि के द्वारा अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र विषय वस्तु का बनाना चाहता है। तो पांचवी टेक्निक क्या है शिक्षण की? तो स्पष्टीकरण प्रविधि। किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत तथा तार्किक ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह है कि नवीन ज्ञान को छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे आसानी से उसे समझ सकें। छठवां क्या है? प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि। यह प्रविधि विज्ञान विषय में अधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं। यानी कि प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन निकालना, ये सारी चीज़ें साइंस में ज़्यादा की जाती हैं। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो उसके लिए यह प्रविधि अधिक उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 39 है, शिक्षण की नवीन विधाओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षण की नवीन विधाएं आज अत्यधिक उपयोगी हैं। शिक्षण की नवीन विधाओं के प्रयोग से शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक हो जाता है। यानी कि शिक्षण की जो भी नवीन विधाएं, जो नई नई आइडियाज़ वगैरह, नई नई जो टेक्निक अपनाई जा रही है, उससे शिक्षण कार्य यानी कि टीचिंग कार्य जो होता है वो प्रभावी और रोचक हो जाता है। तो शिक्षा की नवीन विधाएं में पहला विधा है बाल केंद्रित शिक्षण। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में जब शिक्षक कार्य करता है तो बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर ही शिक्षण कार्य करता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को दंड नहीं दिया जाता है तथा TLM का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर बच्चे की अभिवृत्तियाँ, मानसिक क्षमताएं, रुचि, ठीक है, और उनको दंड नहीं देना है और उनको TLM के माध्यम से समझाने का प्रयास करना है। दूसरा क्या है? शिक्षा की नवीन विधाएं। पहला तो हो गया बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा क्या हो गया? गतिविधि आधारित शिक्षण। तो यह भी शिक्षण की नवीन विधा है। गतिविधि आधारित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बच्चों की रुचियों, जिज्ञासाओं एवं अन्य मनोयोग को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इससे शिक्षण कार्य गतिविधि कराकर किया जाता है। तो गतिविधि किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक रुचिकर तरीका है। जिस प्रकार एक्टिविटी के माध्यम से, मान लीजिए खेल खेल में शिक्षा जैसे प्राइमरी में कराया जाता है बच्चों को, तो वही हो गया गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण से पाठ्य वस्तु को रोचक एवं प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। रुचिपूर्ण शिक्षण, तो
तीसरी शिक्षण की नवीन विधा है रुचिपूर्ण शिक्षण। तो रुचिपूर्ण शिक्षण अत्यंत प्रभावी ढंग है जिससे कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो नवीन विधाएं हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये रुचिपूर्ण शिक्षण की विशेषताएं क्या है। बच्चों की स्वच्छता, मानसिक एवं शारीरिक विकास बच्चों को प्रसन्नचित्त रखता है। भयमुक्त वातावरण का सृजन होता है। उबाऊ तथा आकर्षक विहीन वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति। विद्यालय की बाह्य एवं आंतरिक सज्जा पर विशेष बल दिया जाता है। चौथा क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण। तो दक्षता आधारित शिक्षण से आशय यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों का दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। अध्यापक अपने शिक्षण में विविध गतिविधियों तथा टीएलएम द्वारा बच्चों में दक्षताओं के विकास का प्रयत्न करता है। यानी कि बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो अध्यापक है उन्हें टीएलएम के माध्यम से उनके लर्निंग में अधिगम में सहायता करता है। यही दक्षता आधारित शिक्षण हो जाती है। बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण, पांचवी जो नई विधा क्या है, बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया शिक्षण ही क्या है, बहुकक्षा शिक्षण है। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की क्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। यानी कि विभिन्न आईक्यू लेवल के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाएगी, बहुकक्षा और बहुस्तरीय शिक्षण कहला जाएगी। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 4 विशेषताएं क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री बिना लागत की होनी चाहिए। उत्तम मतलब अच्छी रहनी चाहिए, मतलब उसकी क्या होनी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत लो कॉस्ट की होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि जो टीएलएम होता है बच्चों हेतु हानिकारक नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा केमिकल वगैरह या कोई ऐसा चीज़ नहीं हो जिस बच्चों को हानिकारक पहुंचाए। शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए, यानी कि जो भी टीएलएम है उसके कई उद्देश्य होने चाहिए। प्रश्न नंबर 41 है, समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। अथवा शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत समूह चर्चा प्रविधि को समझाइए। इनका क्रियान्वयन कितनों पदों में होता है। तो समूह चर्चा प्रविधि के द्वारा किसी समस्या का हल बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। समूह चर्चा हेतु बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। समूह चर्चा प्रविधि का क्रियान्वयन 3 पदों में होता है। पहला पद योजना बनाना, ठीक, दूसरा पद व्यवस्था करना, तीसरा पद परिणामों का मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 42 क्या है, पंचपदी प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं, इसके पदों का नाम बताइए। तो पंचपदी प्रणाली के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। पंचपदी प्रणाली के 5 पद इस प्रकार हैं, योजना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण, प्रयोग। तो कौन से पंचपदी प्रणाली के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं और 5 पद हैं, योजना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण, प्रयोग। प्रश्न नंबर 43 है, शिक्षक प्रविधि के अंतर्गत उदाहरण प्रविधि से आप क्या समझते हैं। तो उदाहरण प्रविधि शिक्षण कार्य हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। उदाहरण प्रविधि के द्वारा दिया ज्ञान रोचक तथा प्रभावी होता है। उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए उदाहरण कितने प्रकार के होते हैं, 2, यानी सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देना है और उदाहरण के माध्यम से समझाना है। तो उदाहरण 2 होते हैं। पहला होता है मौखिक उदाहरण, यानी कि मुंह से अपने उदाहरण देना, ठीक है, बोल बोल के उदाहरण देना। तीसरा क्या होता है, आगे दृश्य सामग्री लगा करके दृश्यात्मक उदाहरण देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए दृश्यात्मक में हो जाएगा, प्रोजेक्टर पे बच्चों को दिखाया जाए, जो भी सब्जेक्ट है, टॉपिक मैथ्स पढ़ाया जाए, वर्ग स्क्वायर जो भी, तो उससे रिलेटेड 3D इमेज दिखाया जाए, ठीक है।
तो मौखिक उदाहरण में बारे में पढ़ते हैं। इस प्रविधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, दृश्यात्मक उदाहरण। इसमें अध्यापक विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, मानचित्र तथा ग्लोब का सहारा लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, देखिए इसके पहले वाले जो वीडियो है उसका हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और हमारे चैनल पे बाल विकास को पूरा हमने पढ़ा दिया है, वहाँ से आप लोग इसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग उस वहाँ बाल विकास वाले के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेकंड पेपर का तैयारी चल रहा है, इसमें भी 2-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ तथा प्रकार बताइए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री, इसे अंग्रेजी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया जिस सामग्री के प्रयोग से प्रभावी तथा रोचक हो जाती है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है, TLM कहा जाता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग पर बेसिक एजुकेशन ने विशेष जोर प्रदान किया है। तो TLM 3 प्रकार की होती है। TLM कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होगा दृश्य सामग्री, यानी कि देख करके, इसके अंतर्गत चार्ट पेपर हो गया, मानचित्र हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर, क्या हो गई ये दृश्य सामग्री है। दूसरा क्या है, श्रव्य सामग्री, सुनने वाला, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया आदि आते हैं। दृश्य श्रव्य दोनों हो एक ही, यानी कि इसके अंदर वीडियो में क्या है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। प्रोजेक्टर में क्या है, देखते भी हैं सुनते भी हैं, 3D मॉडल्स। टेलीविज़न भी क्या है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कंप्यूटर भी क्या है, देखते भी हैं सुनते हैं। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। तो शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापकों द्वारा निर्मित, क्रय की हुई एवं पर्यावरण से उपलब्ध हो सकती है। इस आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। क्रय की हुई सामग्री, क्रय की हुई सामग्री, इसके अंतर्गत डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, चाक, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तकें, विज्ञान किट, गणित किट आदि आते हैं। स्वनिर्मित सहायक सामग्री, सेल्फ मेड TLM, इसके अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा बनाई हुई शिक्षण सामग्री आती है। जैसे मान लीजिए कोई मॉडल हो गया, कोई फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया। तीसरा क्या है, प्राकृतिक या परिवेश से उपलब्ध शिक्षण सामग्री, इसके अंतर्गत पर्यावरण से उपलब्ध वस्तुएं जैसे पत्तियां, फूल, पेड़, नदी, तालाब आदि आते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, मान लीजिए बच्चों को फूल पत्ती के बारे में बताना है तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से हम वो दिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो प्राकृतिक या परिवेश से उपलब्ध शिक्षण सामग्री हो जाएगी। शिक्षण अधिगम सामग्री की क्यों आवश्यकता पड़ती है बच्चों को पढ़ाने में और इसका क्या महत्व है, चलिए हम देखते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा कक्षा शिक्षण क्या होती है, रोचक और प्रभावी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा दिया गया ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे तथा अध्यापक दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में सृजनात्मक का शक्ति का विकास होता है, यानी कि क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। प्रश्न नंबर 45 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो TLM के प्रयोग में टीचर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी कि TLM क्या होना चाहिए, बिना लागत या कम लागत की होनी चाहिए, विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए, इसे आकर्षक होना चाहिए, सीखने की उत्प्रेरणा जगाने में सक्षम होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए TLM का यूज़ करते टाइम टीचर को। प्रश्न नंबर 46 है, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन का सिद्धांत बताइए तथा इनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए।
तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के क्या सिद्धांत है, चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार हैं। गांधी जी के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। गांधी जी की ये देन है। हस्तशिल्प शिक्षा, तो गांधी जी की जो शिक्षा देखिए, हस्तशिल्प शिक्षा पे जोर दिया था उन्होंने। बालकों की शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है। यानी कि हाथ से जो भी शिक्षा हम लोग अपने हाथों से, जिससे मान लीजिए जो भी कढ़ाई बुनाई वगैरह होती है, उससे रिलेटेड जो भी शिक्षा होती है वो हमारे मस्तिष्क और आत्मा दोनों का सर्वोच्च विकास करती है। और दूसरी होती है सामाजिक शिक्षा। बालकों में सामाजिक शिक्षा का विकास होना चाहिए, जिससे बालक समाज में अपने आप को संतुलित कर सकें। शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक श्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण पद्धतियाँ, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ इस प्रकार हैं। अनुभव द्वारा सीखना, यानी कि जो भी हम चीज़ें करके सीखेंगे तो हमें एक्सपीरियंस देगी। गांधी जी का मत था कि ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब बच्चे को सीखने और अनुभव करने का अवसर दिया जाए। क्रिया द्वारा सीखना, तो गांधी जी ने क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष जोर दिया है, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग, गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क के साथ साथ आँख, नाक, कान आदि को प्रशिक्षण देना जरूरी है। शिक्षण का अर्थ तथा महत्व पर प्रकाश डालिए, तो शिक्षण का क्या अर्थ है, महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सामान्य अर्थ में ज्ञान प्रदान करने को शिक्षण कहा जाता है। तो ज्ञान प्रदान करने को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 बिंदु आते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी या विद्यार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षण की जो परिभाषा है, तो रायबर्न के अनुसार देखते हैं, शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, व्यवहारिक एवं बोधगम्य बनाना। शिक्षण का क्या महत्व है, तो शिक्षण बालकों में चारित्रिक गुणों का विकास करता है। शिक्षण बालकों का मानसिक विकास करता है। शिक्षण के द्वारा बालकों में कुशल नेतृत्वकर्ता की भावना का विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बच्चों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति का विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का विकास होता है। शिक्षण द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। शिक्षण बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसका महत्व। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 48 है, शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षण कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, समीक्षा कीजिए, अथवा शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो शिक्षण कौशल क्या होता है, टीचिंग स्किल क्या होता है, यानी कि पढ़ाने के जो स्किल होती है वो क्या होती है, उसे बताना है। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य यानी कि टीचिंग कार्य प्रभावी एवं आसान ढंग से करता है। तो गेज के अनुसार क्या होता है शिक्षण कौशल की परिभाषा, तो शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। शिक्षण के आधारभूत कौशल इस प्रकार हैं। तो पहला क्या हो जाएंगे, पाठ प्रस्तावना कौशल। पहला क्या हो जाएगा, पाठ प्रस्तावना कौशल। शिक्षण का यह प्रथम पद है। प्रस्तावना का आशय बालक को नया पाठ ग्रहण करने हेतु तैयार करने से है। पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करने की बहुत सी विधियां हैं, कहानी द्वारा, कविता
से महत्वपूर्ण अंश को सुनाकर प्रश्नों द्वारा प्रयोग तथा प्रदर्शन आदि से क्या करते हैं, पाठ को हम स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाना और उस पाठ को रिलेट कर सकते हैं इन चारों के माध्यम से। प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने का कौशल। प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने का कौशल क्या होता है? यह कौशल अत्यंत ही कलात्मक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर निकलवा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। किसी भी कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक को इस प्रकार का कौशल व्याप्त हो। तीसरा क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी सहभागिता कौशल। यह कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कौशल के माध्यम से शिक्षण रोचक, प्रभावी एवं आनंददायी बनाया जा सकता है। कक्षा शिक्षण समय छात्रों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि छात्रों की सहभागिता रहती है तो उनका उपलब्धि स्तर भी बढ़ जाता है। चौथा क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग का कौशल। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री की मदद से दिया गया ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। अतः टीएलएम का प्रयोग का कौशल शिक्षण के ज्ञान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष निकलवाने का कौशल। यह कौशल जिस शिक्षक में होता है उसका कक्षा शिक्षण सफल माना जाता है, क्योंकि कक्षा में प्रश्नों के चर्चा के अंत में उसका परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो भी शिक्षक अंत में पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों से निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करें, यानी कि आपने इस पाठ से क्या सीखा, इस पाठ से आपने क्या नई नई चीज़ों को अनुभव किया, बताइए। अगर ये चीज़ें करने में बच्चे सक्षम हो जाते हैं एक टीचर के पढ़ाने से, तो वो शिक्षक सफल माना जाता है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने शिक्षण अधिगम सीरीज में राजन सीरीज के प्रश्नों को पढ़ा है, समझा है। जो नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।